सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूँ और आप बहुत अरसे के बाद मेरी आवाज़ इस तरीके से सुन रहे हैं किसी पॉडकास्ट में। वेल, वी थॉट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्रिटिकल केयर है। किस तरीके से क्रिटिकल केयर दिया जाता है एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये है क्या, वील टॉक अबाउट इट। हमारे साथ एक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं और ये साथ में एनेस्थेलॉजिस्ट भी हैं एंड माशाल्लाह शी इज़ प्रोफेसर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, डॉक्टर हिना बशीर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। अस्सलाम वालेकुम नासिर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। क्रिटिकल केयर की अगर हम बात करें, अक्सर हम देखते हैं कि लोग जब भी किसी डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई डिस्कशन चल रहा होता है तो वहाँ फिजिशियंस होते हैं, वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वहाँ कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, तो क्रिटिकल केयर की बहुत कम बात होती है। जी, सो व्हाट इज क्रिटिकल केयर? क्रिटिकल केयर इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट। इनफैक्ट 1960s से ही ये सब्जेक्ट आया हुआ है, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया which are like low to medium income group countries. Western world में भी 1960s के बाद ही ये field actually develop हुआ है। इसका एक reason है, even though everybody knew the importance of critical care, even 100-150 साल पहले भी लोगों ने इसकी importance को समझा। If we go back 1850s में during the Crimean War, Florence Nightingale उस टाइम उसको लगा कि there are certain patients who need extra care, extra monitoring. So what she would do was she would shift those patients close to the nursing stations so that she could have a good eye on them. So the idea initially was extra monitoring for those patients and extra eye on them. तो बढ़ते बढ़ते ये आहिस्ता आहिस्ता there were other people who developed certain special wards, certain special beds for the patients who needed this extra care. लेकिन मॉडर्न एंड फिर इसके लिए हमें एक हिस्ट्री में इफ यू गो बैक, देयर इज वन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, अ डैनिश एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बाय द नेम ऑफ एब्सन. ही हैज डन वंडरफुल वर्क ड्यूरिंग द पोलियोमाइलाइटिस एपिडेमिक. उन्होंने क्या किया, उस टाइम देयर वर अबाउट 3000 पीपल हु वर स्ट्रक बाय पोलियोमाइलाइटिस एंड आउट ऑफ देम 300 पीपल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस. सो उनको respiratory support की ज़रूरत थी, since they could not breathe, the respiratory muscles were paralyzed and they needed someone else to breathe for them. So उस टाइम क्या होता था, उन दिनों कुछ negative pressure ventilators होते थे, but they were like very huge, they were cumbersome and they had a lot of side effects, like aspiration would take place. So what he did was, being an anesthesiologist, he had an idea of the airway. So he did a tracheal intubation. He जैसे ट्यूब डाला जाता है लंग्स में थ्रू द ट्रेकिया, एंड उसको कनेक्ट किया इसने एम्बू बैग में, एंड देन ही गॉट सम 200 मेडिकल स्टूडेंट्स टू पंप एयर एंड ऑक्सीजन इनटू द पेशेंट्स लंग्स. And he was able to save a huge number of patients. Mortality rate went down from say 90% to just 20%. Why? Because जिनको respiratory paralysis हुआ, उनमें ट्रेकियल ट्यूब डाला गया, उनको एयर एंड ऑक्सीजन मिला. उस टाइम तो मेडिकल स्टूडेंट्स को उसने एम्प्लॉय किया एंड दे वर पुटिंग इन एयर इनटू द पेशेंट्स लंग्स. उसी टाइम आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर्स आने लगे. द रियल वेंटिलेटर्स दैट वी यूज टुडे, द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स, उनका आया. फिर वो माइक्रो प्रोसेसर ड्रिवन वेंटिलेटर्स हैं, एंड आजकल तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं हमारे पास. तो ये वेंटिलेटर्स उन दिनों उनका इंट्रोडक्शन हो गया, एंड देन द वेंटिलेटर्स टुक प्लेस ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स and anesthesiologists, because they were aware of the airway, they started taking care of these units. अब आप बोलेंगे इंटेंसिव केयर यूनिट है क्या? अस्पताल के बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे जो पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक हो गया, अक्यूटली सिक पेशेंट, सिवियरली सिक पेशेंट और सिवियरली इंजर्ड पेशेंट, उसको एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है. तो इस चीज़ के लिए अस्पताल का एक एरिया मुकर्रर किया गया, वन जोग्राफिकल एरिया, where you would have all the infrastructure, you would have the ventilators, you would have the monitoring devices, you would have all the staff, चाहे वो nurses हैं, paramedics हैं, technicians हैं, doctors हैं, everything would be there. The infrastructure was provided at one particular place, and you would get all the sickest patients of the hospital there, not only for oxygen and close monitoring, but for a lot of invasive procedures that we have to do on them. तो इसकी एक task force was created by the World Society of Critical Care People, and they decided कि ये जो एक level होता है ICU का, there is a level 1 ICU जहाँ पे आप पेशेंट को लाते हो सिर्फ ऑक्सीजन देने के लिए एंड मॉनिटरिंग करने के लिए. वो मॉनिटरिंग लेकिन होती है नॉन इन्वेजिव मॉनिटरिंग.
and you have specialized nurses there who are वो ज़्यादा ट्रेंड होती हैं, तो आपको जो बंच ऑफ पेशेंट्स वहाँ आता है, दे नीड एक्स्ट्रा नर्सिंग केयर, दे नीड एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग एंड दे नीड ऑक्सीजन. लेकिन ये जो आपको मॉनिटरिंग डिवाइसेस है, दे आर नॉन इन्वेजिव. नाउ व्हाट इज नॉन इन्वेजिव मॉनिटरिंग? इट इज़ समथिंग दैट इज़ ईजी टू यूज़. जैसे आपको ब्लड प्रेशर आपने सीधे इससे देख लिया, या आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से देख ली, या ECG हो गया, तो उससे आपकी हार्ट रेट पता चली सपोज, और यू गेट टू नो द स्टेटस ऑफ द हार्ट. तो ये सारी इन्वेजिव जो नॉन इन्वेजिव मॉनिटरिंग है, इट इज़ ईजी टू यूज़, इट इज़ ईजिली रिप्रोड्यूसिबल, एनीबॉडी कैन यूज़ इट. तो ये आपका हो गया लेवल 1 ICU. फिर आपका जो लेवल 2 ICU होता है, उसमें आपको नॉन इन्वेजिव मॉनिटरिंग के साथ साथ इन्वेजिव मॉनिटरिंग मिलती है. यहाँ पे क्या होता है, यू आर एबल टू कैनुलेट द लार्ज वेसल्स लाइक द वेन्स एंड द आर्टरीज, एंड जो आपके गैजेट्स होते हैं वो आपको बहुत ही एग्जैक्ट डेटा बताएंगे पेशेंट का. बट these are not easy. All of this will happen at the hands of experts. तो आपको यहाँ पे invasive monitoring भी मिलेगी, and of course this you have यहाँ पे आपको ventilators भी मिलेंगे. मतलब ventilators किस लिए होता है? This is life support. मैं समझ गया आपकी बात, बट ये तो बात रही कि किस तरीके से आप समझा रहे हैं. I have not come to level 3 ICU, which we as intensivists मान. Level 3 ICU में क्या होता है, यहाँ पे आपको इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव मॉनिटरिंग भी मिलेगी, नर्सिंग केयर भी मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम जो आपको लाइफ सपोर्ट मिलता है, लेवल 2 में आपको लाइफ सपोर्ट मिलेगा, बट ओनली फॉर ब्रीफ पीरियड, से 24 to 48 hours. बट इन लेवल 3 ICUs वी विल गिव यू लाइफ सपोर्ट फॉर वीक्स एंड मंथ्स. पेशेंट महीने रहे, हम लाइफ सपोर्ट पे पेशेंट को रखेंगे. And one more thing, in today's world, we also have postgraduate students who do their thesis and research work on these patients. So आपको जो एक academic feedback मिलता रहेगा, तो ये एक extra step है in modern day level 3 ICUs, which we man most of the times. And आप बोलेंगे anesthesiologist ही क्यों ज़्यादातर intensivists है? Because first of all, we have control of the airway. We know how to do tracheal intubations. Absolutely. We know what a ventilator is all about. We know all the settings. We know how to couple a patient and exactly कौन सा mode ventilation patient को देना है. Nice. तो आपको जो ये एक respiratory failure होता है, उसमें आपको lungs को support करना है, वो सबसे बड़ी ज़्यादा knowledge anesthesiologist के पास है. Absolutely. So now if we have to say to a layman कि क्रिटिकल केयर क्यों ज़रूरत है जी, जैसा कि आपने कहा कि एक्सीडेंट पेशेंट्स होते हैं या कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनको पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. सो हाउ विल यू एक्सप्लेन एज अ क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट टू दीज पीपल कि व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? ऐसी जो सबसे सिक पेशेंट होता है ना, उसको आप जनरल वार्ड में वो केयर नहीं दे सकते हैं जो आप इंटेंसिव केयर वार्ड में दे सकते हैं. Why? You need to closely monitor these patients. So you need invasive and non-invasive monitoring, which is provided here because you have the infrastructure here. यहीं पे आपने एक ventilators रखे हैं जिससे आप respiratory support दे रहे हो. And then you have like आपने central line डाली, arterial line डाली, you are monitoring pressures in almost every organ of the body. And you have so many transducers, you have so many lines in place जिनके थ्रू आपको दुनिया भर के ड्रग्स आप पेशेंट्स को देते हो, चाहे वो सडेशन के लिए है, चाहे वो पैरालिसिस के लिए है, चाहे वो एनाल्जेसिया के लिए है, या चाहे वो आपको प्रेशर सपोर्ट दे रहा है. आपका फॉर एग्जांपल कार्डियक फेलियर है एंड यू हैव टू सपोर्ट द हार्ट, सो यू आर सपोर्टिंग नॉट जस्ट रेस्पिरेशन, यू आर सपोर्टिंग हार्ट. सो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इस एक पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया में है, एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है. And they are manned by trained people, and we also have backup from other people. Like जैसे आपको हमें microbiology का backup चाहिए, जैसे जो भी आपका patient आया, most of the patients will come with diseases like say sepsis. उनको आप broad spectrum antibiotic cover शुरू करोगे, लेकिन उससे पहले आपको एक blood culture लेना है. वो blood culture जाता है microbiology की labs में. वहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा microorganism है जिसने ये sepsis किया है, and to what antibiotic it is susceptible. Okay. So आपको जो culture sensitivity है, उसके लिए आपको microbiology का backup बहुत important है. Another thing is you need radiology people. Why? आपको ultrasound भी चाहिए होगा, CT scan चाहिए होगा, MRI चाहिए होगा, and
those things cannot always happen in the ICU. So there is an extension, like जो आपका रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, हमें फॉर एग्जांपल CT स्कैन करना है, MRI करना है, उस टाइम हम पेशेंट को ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर पे भेजेंगे उन एरियाज में जहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के ये बड़ी बड़ी मशीन्स हैं. So at that time so they are kind of an extension of us and they help us in our work. But जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ICU में ही है. And it is not just the doctor, the intensivist. आपको कोई भी स्पेशलिस्ट बुलाना है, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट है, चाहे पल्मोनरी वाला है, चाहे नेफ्रोलॉजिस्ट है, क्योंकि आपको renal failure is also one of the very important organ failures that occur, and we need dialysis for a lot of patients. So we have to work in close concert with a lot of doctors, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, GI स्पेशलिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ता है. आपसे सुन के मुझे पता चलता है कि this is one of the most important branches in the hospital. Yes, but what the intensivist does is he is the team leader actually. Okay. So वो करता है इन सब का. He takes care of being the leader. He knows when to call and whom to call. कोई स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट आएगा, he will only look at his organ system. कार्डियोलॉजिस्ट आएगा, वो हार्ट के सिवा और कुछ नहीं देखेगा, या नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के सिवा और कुछ नहीं देखेगा. इंटेंसिविस्ट इन सब चीजों का तालमेल करता है एंड ही डिसाइड्स कि कौन सी ट्रीटमेंट का पेशेंट को मिलनी चाहिए. सो कोविड की अगर हम बात करें, कोविड पेंडेमिक वी सो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिटिकल केयर सर्विसेज जो हमारे हेल्थ सेंटर्स में इम्प्रूव हो गई इसकी वजह से? Yes, first of all, there's been a huge awareness in the general public that there's a thing called critical care. There's a thing called ICU. Why? Because so many people landed with pneumonia. Okay. And they needed respiratory care. They needed, everybody was not intubated and connected to a ventilator, but most of them needed oxygen. Because 90% of the population, I think, developed pneumonia and they needed oxygen in some form. So people were admitted in these critical care units where we were giving extra care. We were giving oxygen, better monitoring, and जहाँ हमें ये भी पता था कि अगर ज़्यादा pneumonia, ज़्यादा lungs worsen हो जाते हैं, we can always intubate the patient and connect the patient to the ventilator. So the patient had this concept कि critical care कोई चीज़ है, ventilator कोई चीज़ है. And क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स उन दोनों हॉस्पिटल्स में बहुत बढ़ गई और हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स थे, we did not, the infrastructure was not that good that time. अगर उस टाइम सपोज आप मानिए कि 1 लीटर सपोज पर मिनट पेशेंट को जा रहा है, फिर आपके ऑक्सीजन प्लांट्स इतने बढ़ गए कि 4-fold द स्ट्रेंथ वाज इंक्रीज्ड फॉर दीज ऑक्सीजन प्लांट्स. एंड आजकल इनफैक्ट बिकॉज वी डोंट हैव कोविड, अब उतना ज़्यादा हमारे इस टाइम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? ज़्यादातर एक तो ICUs में होती है एंड थिएटर्स में होती है उस टाइम, लेकिन हर एक वार्ड में आपको हर एक बेड पे ऑक्सीजन चाहिए था. तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स इतनी बढ़ गई दैट वी हैड टू इंक्रीज एंड स्ट्रेंथन आवर ऑक्सीजन प्लांट्स. वी हैड टू रियली मल्टीप्लाई देम. कहीं ना कहीं इट मेड अस realize the fact that how important critical care is, और जो सर्विसेज हैं हम उन्हें भी ऑगमेंट वो सारी सर्विसेज हुई. और आजकल की डेट में खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है फिर से वी आर वेल प्रिपेयर्ड. जी well prepared, yes, for COVID, and the facilities have definitely improved. We have a lot of infrastructure. We have many ventilators. Government ने भी उस दिनों बहुत ज़्यादा डोनेट किए, बहुत सारे वेंटिलेटर्स. So we were not falling short of the infrastructure. अब आप बोलेंगे कि इट इज़ नॉट जस्ट कि एक पैंडेमिक हो गया और आपको ICU की ज़रूरत है. ICU की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी. अब आप बोलेंगे एज एनेस्थेसियोलॉजिस्ट वी आर ऑलवेज डीलिंग विद पेशेंट्स जिनकी सर्जरी होगी, चाहे वो इलेक्टिव है या इमरजेंसी है. देयर आर सर्टेन सर्जरीज which take a lot of time. They're like huge complicated surgeries and कभी 10-12 घंटे लगते हैं, कभी 5-6 घंटे लगते हैं. तो some of these patients have to be electively ventilated. तो हमारे पास जब ऐसी बड़ी सर्जरीज आती हैं उनके लिए हम पहले ही बेड्स kind of booked रखते हैं. We kind of book a ventilator or an ICU bed for them so that we can electively ventilate them for the next 24 or 48 hours. आजकल जैसे न्यूरोसर्जरीज बहुत हो रही है, उनको तो कभी 2-2 दिन भी हमें रखना पड़ता है कपल टू द वेंटिलेटर. फिर जब उनके हालात और ठीक हो जाते हैं then we extubate them. So this is electively आप एक बेड रखते हैं किसी ऐसे पेशेंट के लिए जिन पे एक इलेक्टिव सर्जरी होगी and you are expecting that this patient will need an ICU bed and a ventilator. दूसरा हो गया अनएक्सपेक्टेडली आपको जैसे कोई ट्रॉमा केस आ गया या अक्यूटली पेशेंट सिक हो गया किसी भी वार्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में, एंड उसको इतनी सिवियर इंजरी है, इतना सिवियरली वो सिक हो गया कि उसको एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है.
देखिए जनरल वार्ड में हम जो करते हैं ना प्रोसीजर्स, उससे बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स एक इंटेंसिव वार्ड में होते हैं, बिकॉज वी हैव टू टेक मोर ब्लड सैंपल्स, वी हैव टू गिव मोर मेडिकेशन, एंड इट्स नॉट जस्ट मेडिकेशन, आपको एक होलिस्टिकली उस पेशेंट को ट्रीट करना होता है, इन द सेंस यू हैव टू टेक केयर ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल। तो आपको एक अलग डाइटिशियन, एक अलग न्यूट्रिशनिस्ट भी होता है आईसीयूज में, फार्मासिस्ट अलग होता है, फिजियोथेरेपिस्ट अलग होता है। So it's not just the intensivist alone, there is a team of other doctors, other specialists. So as I told you, intensivist is the team leader. He takes care of the patient overall and he decides when to call and whom to call. बिल्कुल। उसके अलावा आपको जो trained nurses हैं, paramedics हैं, technicians हैं, you also have a pharmacist, you have a dietitian, ठीक है, you have a physiotherapist. So it is a huge team. तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एक ही जगह पे है। कोविड पैंडेमिक हुआ, इसकी वजह से सर्विसेज कैसे ऑगमेंट हुए? So it is not just the COVID. As I told you, pandemics हमें मजबूर करते हैं, to come up with more, to become better in every way. But एक ICU की जरूरत, as I told you, modern ICU has started from the 1960s. कि जहाँ आपको पता है कि you need to keep one geographic area of the hospital separate for such patients who need more care, who need intensive care, जिनको आपको high level की treatment देनी है। जैसे आपका, as I told you, ventilator के साथ patients will be coupled, so you're giving them respiratory, you're giving them life support. If they cannot breathe with their lungs, the ventilator breathes for them. Circulation ठीक नहीं है, you're giving them drugs, you're doing procedures on them that you're giving them circulatory support. Renal failure हो गया, you're doing dialysis. So basically जो भी patients होते हैं hospital में with multi organ failure, चाहे वो एक organ system है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप उनको support देते हो till the time they become well. तो ICU is for that. जो ऑर्गन सिस्टम डिसफंक्शन हो रहा है या बिल्कुल फेल हो रहा है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे इट इज फॉर डेज और वीक्स और मंथ्स, टिल द पेशेंट बिकम्स वेल, और अनफॉर्चुनेटली इफ द पेशेंट डाइज, इफ ही इज वेरी सिक। So we literally have gone very deep into the subject, और आपने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि what is critical care all about. ग्रास रूट लेवल पे इसकी अवेयरनेस के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? जो हमारे बच्चे हैं या laymen for that matter, I think everybody in the society should be given training about basic life support. Okay. Now what is basic life support? Yes. आप schools में जाइए, आप के बहुत सारे जैसे firemen हैं, people who are involved with the public. And for that matter, I would say every person, जो भी बच्चा स्कूल से निकलेगा, he should be trained in BLS. और ये हमारे डिपार्टमेंट का ही फर्ज है कि हम ऐसे प्रोग्राम्स करें जहाँ पे हम एक बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग सबको दें। व्हाट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट? आप पेशेंट को आपने कोई देखा who has had suppose an arrest, so how do you go about it? कोई ऐसा सीन है जैसे कोई ड्राउनिंग वाला केस है, या कहीं पे ब्लास्ट इंजरी हो गई है, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, यू आर ऑन द रोड साइड एंड यू सी अ पेशेंट who is comatose, who's not responding to commands. आप उसको शेक करते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, फिर आप उसकी ब्रीदिंग चेक करते हैं for another 10 seconds से, and the patient is not breathing. So उस टाइम पे get the patient to a safe place. आप अपनी सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी पहले देखिए कि वो इंश्योर करे कि है कि नहीं, and once you are safe, the patient is safe. You also call whatever the number is, जो आपका उस particular state में जो भी emergency number होता है, so you call special care, you call an ambulance, and at the same time, अगर आप अकेले हैं या आप 2 लोग हैं, depend करता है care क्या है. First of all, you have to do a very basic maneuver. You do a head tilt and a chin lift, or you do a jaw thrust. इस maneuver से आपकी airway खुल जाती है. अगर आपको लगता है पेशेंट के मुंह में कुछ है, वो आप निकाल दीजिए, either with a spoon or with a finger. And after that, to protect yourself, you can put a piece of cloth over the patient's mouth and nose, and then you start giving mouth-to-mouth breathing. तो 2 breaths आपने दिए, उसके बाद immediately you start with a CPR, that is, you do a cardiac massage. या आप you can do it with the heel of your hand, and you have to ensure कि जो depth अंदर जा रही है कम से कम 5 सेंटीमीटर की जा रही है. It is of course very taxing, it is physically exhausting. So आपको ये 30:2 का अगर आप करते हैं, आपको कम से कम 5 साइकिल्स करने हैं 2 मिनट में.
ठीक है, मतलब you have to give 100 to 120 compressions in a minute. And this can be a very tiresome job. So if you're 2 people, तो आप alternate कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि 30 minutes के बाद भी आपने इतना exert किया and you cannot revive the patient, so obviously you also need to take a rest. But अगर आप ये करेंगे, you will be able to save many lives. And at the same time, आपने अगर कॉल किया है एम्बुलेंस को और आता है, एम्बुलेंस comes in time and the patient is taken to a better center, where then you can give advanced care, you know. तो ये जो ये बेसिक चीजें हैं, ये हमारे हर बच्चे को सिखानी चाहिए, एंड एवरी लेमैन शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद दीज बेसिक टेक्निक्स. एब्सोल्युटली. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिसनर्स टू अंडरस्टैंड कि बेसिक लाइफ सपोर्ट टेक्निक जो है वो सबको सीखनी चाहिए, स्कूल्स में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए. और अगर आप सीख नहीं सकते हैं तो आई थिंक यूट्यूब पे भी आप सीख सकते हैं. दे आर एवरीवेयर, राइट? बिकॉज ऑफ द मीडिया टुडे एवरीथिंग हैज बिकम इजी. आपको किसी चीज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल जाने की जरूरत भी नहीं है. ऑन इंटरनेट will give you everything. Absolutely, it will. Okay, one last question. As a critical care expert, what is your message to common people who are listening to you right now? I think जो भी एक हमारे यहाँ पे ये है कि आपको लगता है कि एक बार क्रिटिकल केयर यूनिट में आपका पेशेंट पहुंच गया तो वो बच गया. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर उनके पास ऐसी ताकत है, ऐसी सिफारिशें हैं, वो अपना जो पेशेंट who is not worthy of a critical care, you know, an intensivist and a doctor will decide who needs critical care. Sometimes the patient feels, no, my patient needs critical care and he should be admitted there. ये बहुत ही एक गलत चीज है, क्योंकि critical care is not a safe place. Critical care units are not safe places. As in वहाँ पे nosocomial infections जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा होता है. तो your patient will get infected. आप जबरदस्ती अपने पेशेंट को नहीं रख सकते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट्स में. इट इज नॉट अ सेफ प्लेस, एज एन इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा हाई रेट है वहां पे. एंड फॉर द डॉक्टर्स एंड फॉर एवरीवन, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू ट्रीट एवरी पेशेंट वेरी ह्यूमेनली. इट इज नॉट जस्ट अबाउट treating, you know, a human body. We have to treat them in a holistic manner. We have to give them a lot of love and care, and the patient understands, you know, when you treat them with a lot of empathy, they understand कि yes, somebody is trying to, you know, save me. तो हमें हर एक चीज को एक होलिस्टिक वे में लेना चाहिए. ये नहीं कि आप पेशेंट को बस एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम का आप इलाज कर रहे हैं और आपको लगता है आपका हो गया. So on that note, Dr. हिना, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. इट वाज लवली एंड आई होप कि लोगों ने ये पॉडकास्ट सुना होगा और उन्हें बहुत कुछ पता चला होगा क्रिटिकल केयर के बारे में. एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक पॉडकास्ट में ये सारी नॉलेज हम क्रिटिकल केयर की डाल नहीं सकते. सो वी विल डेफिनेटली once again have you here in the studio, and we will definitely want to talk to you more about critical care, what it is, and of course ask more questions. So बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you so much.